हाय फ्रेंड्स। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो आई होप आप लोग वीडियोस देखते जा रहे हो और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो और डाउट को कमेंट्स वगैरह में भी मेंशन कर सकते हो। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं वहां से आपको देख के डाउट जरूर सॉल्व करूं। तो लास्ट में हम लोगों ने गेट 2008 का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था और ये क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि हमने अभी इसका सिर्फ पहला पार्ट ही सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स आए थे। तो गाइस देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक ऑटोमोबाइल है, उस ऑटोमोबाइल का प्रोजेक्टेड एरिया दिया हुआ है और उस ऑटोमोबाइल पे ड्रैग फोर्स निकालना है। तो आपने क्या बोला? आपने मुझे सिखाया कि सर मान लीजिए एक गाड़ी है, ठीक है। ये गाड़ी आगे मूव कर रही है विथ सम स्पीड v, और v को आप किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में भी लिख सकते हो। तो एक्चुअल में हवा जो होती है वो रेस्ट पर होती है और गाड़ी आगे जाती है विथ सम स्पीड v मीटर पर सेकंड। मगर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जब रिलेटिव मोशन कंसिडर करेंगे, रिलेटिव मोशन क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्सेस, प्रेशर फोर्सेस ये रिलेटिव मोशन पे ही बेस्ड होती हैं। तो अगर हम रिलेटिव मोशन कंसिडर करें, यानी कि हम कार को रेस्ट पे कंसिडर कर सकते हैं। सो एयर इज अप्रोचिंग द कार विद द सेम स्पीड v मीटर पर सेकेंड, और एयर की जो अप्रोच वेलोसिटी होती है उसी को हम u नॉट यानी कि फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी बोलते हैं। अब ये अप्रोचिंग एयर क्या करेगी? ये अप्रोचिंग एयर गाड़ी के नोज पर डायनेमिक प्रेशर क्रिएट करेगी, टॉप सरफेस पर, बॉटम सरफेस पर बाउंड्री लेयर क्रिएट करेगी, और बॉटम और गाड़ी के पीछे यानी बैक साइड पर बाउंड्री लेयर सेपरेशन यानी वेक रीजन शो करेगी। इन तीनों इफेक्ट्स के कारण गाड़ी पे एक ड्रैग फोर्स लगता है पीछे की तरफ। हमारे सिलेबस में खासकर एई जेई एग्जाम्स में और गेट एग्जाम में भी हम लोग ये वाले इफेक्ट्स को इतना कंसिडर नहीं करते। हम लोग बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन को कंसिडर करते हैं। तो अगर आप बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन कंसिडर कर रहे हैं तो आप ड्रैग फोर्स लिख सकते हैं एवरेज वॉल शेयर स्ट्रेस इनटू प्रोजेक्टेड एरिया लिख सकते हैं, ठीक है। अब एवरेज वॉल शेयर स्ट्रेस कैसे लिखेंगे? ड्रैग कोफिशिएंट इनटू हाफ रो यू नॉट स्क्वायर लिखेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एरिया से, ठीक है। क्वेश्चन में CD दिया हुआ था, डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ था, यू नॉट यानी कि V की वैल्यू दी हुई थी और एरिया भी दिया हुआ था। तो सारा कैलकुलेशन हो गया था और 520 न्यूटन का आंसर आ गया था। लेट मी चेक, आई होप नथिंग इज हिडन बिहाइंड माय वीडियो। मैं चेक कर लेता हूं। सो मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, 520 न्यूटन लिखा है, ठीक है। अब एक चीज नोट करो, तो हो सकता है अगर गेट और ESC एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा और इलेबोरेट हो जाए। कैसे? जो गाड़ी का टॉप सरफेस है यानी कि रूफ, वहां पर हवा का जो फ्लो है वो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू फ्लो ऑन द बॉटम सरफेस। तो ऐसा हो सकता है कि यहां का ड्रैग कोफिशिएंट हो CD1 और यहां का ड्रैग कोफिशिएंट हो CD2। तो आप इस सरफेस के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे, फोर्स लिखेंगे CD1 हाफ रो यू नॉट स्क्वायर A1। बॉटम सरफेस के कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स लिखेंगे CD2 हाफ रो यू नॉट स्क्वायर A2, है ना। तो इन दोनों फोर्सेस का सम करेंगे तो टोटल फोर्स आएगा। मगर इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं की हुई थी एग्जाम में। तो सिंगल ड्रैग कोफिशिएंट दिया हुआ था और सिंगल प्रोजेक्टेड एरिया दिया हुआ था, तो उसी को टोटल एरिया मान के हम कैलकुलेशन कर देंगे। मगर यस, क्वेश्चन को इंप्रूव किया जा सकता है, एक नए लेवल तक लेके जाया जा सकता है। तो AEJE एग्जाम में ऐसा नए लेवल वाला क्वेश्चन आता है चांसेस नहीं है, मगर गेट और ESC में डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। अभी हम इसको एज इट इज सॉल्व कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट भी था, तो आओ देखते हैं क्वेश्चन का दूसरा पार्ट चेकआउट करते हैं। तो क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है, दरअसल उसमें पावर पूछ रहे थे और फ्रैंकली स्पीकिंग ये क्वेश्चन बनाते हुए ना गेट एग्जाम ने थोड़ी सी बेवकूफी भी कर दी और थोड़ी सी गलती भी कर दी। तो यार ऑब्वियसली गेट वाले हैं तो ऐसा नहीं बोल सकते बेवकूफी कर दी, मगर गलती बोल सकते हैं कि उन्होंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। आओ देखते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। सबसे पहले तो वो पूछ रहे हैं फाइंड आउट द मेट्रिक हॉर्स पावर रिक्वायर्ड टू ओवरकम द ड्रैग फोर्स। वो कह रहे हैं ड्रैग फोर्स को ओवरकम करने के लिए जो पावर कंज्यूम होगी वो बताओ, और उसको किस में लिखना है? मेट्रिक हॉर्स पावर में लिखना है। वैसे तो क्वेश्चन काफी आसान है, हमें भी पता है कि गाड़ी पे ड्रैग फोर्स कितना लग रहा है, FD पीछे की तरफ 520 न्यूटन लग रहा है ना।
और गाड़ी कितनी स्पीड से आगे बढ़ रही थी, 100/3 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रही थी। तो भैया फोर्स पीछे की तरफ, वेलोसिटी आगे की तरफ, फोर्स इनटू स्पीड पावर होता है। और क्योंकि ये दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो फोर्स कंजम्पशन बन जाएगा। तो वैसे तो अगर पावर निकालना हो तो बहुत आसान है, ड्रैग फोर्स इनटू स्पीड कर दो। ड्रैग फोर्स कितना है, 520 न्यूटन, और स्पीड कितना है, 100/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये फाइनल यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, यानी कि जूल पर सेकेंड, यानी कि वॉट्स आ जाएगा, है ना। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे ख्याल से 1733.33 ऐसे चलता जाएगा, वॉट्स चला जाएगा। इस तरह से पावर कंजम्पशन आएगी, इसको किलोवाट में भी लिख सकते थे, मगर हॉर्स पावर में पूछा हुआ है। पहली बात तो ये बहुत रेयर चांस है कि आपके एग्जाम्स में हॉर्स पावर में क्वेश्चन आ जाए। AEJE एग्जाम्स में तो मैं कंसिडर कर सकता हूं, वहां पर ये क्वेश्चन आ सकता है, हॉर्स पावर में पूछा जा सकता है। तो AEJE वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मगर जो गेट और ESC के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको हॉर्स पावर में क्वेश्चन 99.99% नहीं आता, बट बाई चांस यहाँ पे आ गया था। अब मैंने क्यों बोला कि ये बेवकूफी वाला क्वेश्चन है, दरअसल जब मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में था तो मान लीजिए कोई कंपनी है, वो एक गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रही है इंडिया में, और उसी गाड़ी को ब्रिटेन में भी एक्सपोर्ट कर रही है और USA में भी एक्सपोर्ट कर रही है। अब जब सेम गाड़ी, एग्जैक्टली सेम गाड़ी ब्रिटेन जाएगी और USA जाएगी, एग्जैक्टली सेम गाड़ी जिसका सेम इंजन है, उन दोनों की हॉर्स पावर डिफरेंट आएगी। पता है क्यों? क्योंकि हॉर्स पावर एक डम्ब यूनिट है। डम्ब यूनिट इन द सेंस, वो हॉर्स पावर पता है क्या कहती है, कहती है कि मान लीजिए आपके पास एक घोड़ा है, तो घोड़ा बना देते हैं पहले, ये आपके पास एक घोड़ा है, ये तो डॉगी जैसा बन गया, हाँ, और एक काम करो, एक रस्सी बांध दो, पुली से होते हुए रस्सी नीचे लटक रही है और ये बॉक्स को पकड़ के रखी हुई है। तो घोड़ा आगे जाएगा तो बॉक्स ऊपर उठेगा, बॉक्स ऊपर उठेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी को टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो, तो एनर्जी बाय टाइम क्या होती है, पावर होती है। ये पावर कहां से आई है, घोड़े से आई है, इसको ऐसे हॉर्स पावर बोल दिया। अरे भाई, अलग अलग घोड़ों की पावर अलग होगी, पहली बात तो ये। और USA में, अब मैं ना एक्चुअली भूल गया हूं, बट ये चीज कंफर्म है, एक जगह स्टैंडर्ड हॉर्स पावर यूज होता है, स्टैंडर्ड हॉर्स पावर 746 वॉट्स के बराबर होता है, और दूसरी जगह मेट्रिक हॉर्स पावर यूज होता है। मेट्रिक हॉर्स पावर जो है वो 735.5 वॉट्स के बराबर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो मेट्रिक हॉर्स पावर पूछा गया है, यानी कि ये वाला टर्म यूज होना चाहिए, मगर आंसर इसके अकॉर्डिंगली है, ये गड़बड़ है। और ये डिफरेंस ऑफ वैल्यू होने के कारण एक कंट्री की स्पेसिफिकेशन दूसरी कंट्री की स्पेसिफिकेशन से डिफरेंट है, चाहे सेम गाड़ी है। तो इट इज नॉट अ यूजफुल यूनिट, इट इज अ कंफ्यूजिंग यूनिट। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने क्या निकाला, हमने निकाला पावर कंजम्पशन। उस पावर कंजम्पशन को, वॉट को हमें हॉर्स पावर में लिखना है। तो अगर हम स्टैंडर्ड हॉर्स पावर लेते हैं, 746 वॉट्स इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर, है ना। तो आप क्या कह सकते हो, 1 वॉट इज इक्वल टू 1/746 हॉर्स पावर। तो आपकी पावर कंजम्पशन कितनी थी, 1733.3 वॉट्स थी, है ना। इसको आप हॉर्स पावर में लिख सकते हो। सो 17333.3/746 लिख सकते हो। देखें क्या आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है 17333.3 डिवाइडेड बाय 746। तो कितना आंसर आ रहा है, 23.2349, तो 23.235 हॉर्स पावर आ रहा है। तो दिस इज द पावर कंजम्पशन। ये पावर कंजम्पशन कब है, जब आप स्टैंडर्ड हॉर्स पावर यूज करते हो। अगर मान लीजिए मेट्रिक हॉर्स पावर यूज किया हुआ था, जो कि एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मेट्रिक हॉर्स पावर के अकॉर्डिंगली 735.5 वॉट एक हॉर्स पावर के बराबर होता है। गाइस मुझे चेक करने दो, शायद मेरा वीडियो ऑफ है, नहीं मेरा वीडियो ऑन है। So this much watt is equal to how much horsepower? तो सीधा बोलोगे 1733.3
डिवाइडेड बाय 735.5, तो आपकी हॉर्स पावर आ जाएगी। तो देखते हैं कितना आ रहा है, 1733.3 डिवाइडेड बाय 735.5, तो 23.56 हॉर्स पावर आ रहा है। तो जब आप स्टैंडर्ड हॉर्स पावर यूज करते हो तो आंसर इतने में आएगा, और अगर मेट्रिक हॉर्स पावर यूज करते हो तो आंसर इतने में आएगा। ये है मेट्रिक हॉर्स पावर का आंसर। अब जरा अपने ऑप्शंस चेक करो। मेट्रिक हॉर्स पावर कितना था, 23.56, और स्टैंडर्ड हॉर्स पावर कितना था, 23.23। तो देख लो जी, 23.56 कहीं भी नहीं है, 23.23 है। यानी कि उन्होंने कैलकुलेशन स्टैंडर्ड हॉर्स पावर के अकॉर्डिंगली किया था, उन्होंने भी गड़बड़ किया था। हालांकि अगर आप मेट्रिक हॉर्स पावर भी निकालें तो 23.56 होता है। तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है जो है ऑप्शन सी। तो एक्चुअल में ये एक पुअरली फ्रेम्ड क्वेश्चन है, हालांकि आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, एनीवेज, तो क्वेश्चन इज डन। आई वुड लाइक टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो ये जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए ना, इन दो क्वेश्चन से एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनता है। मैं ब्यूटीफुल क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा सकता है और दो तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पॉज बटन प्रेस करेंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और बाद में मेरा सॉल्यूशन देख लेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है। आओ देखते हैं क्या कहता है। कहता है कंसिडरिंग द ड्रैग कोफिशिएंट टू रिमेन द सेम। वो कह रहा है जो आप ड्रैग कोफिशिएंट लिखते हो ना गाड़ी का, वो सेम रहेगा। The drag force on a racing car becomes dash if its speed is doubled. एक रेसिंग कार है, उसको उसकी स्पीड को डबल कर दें तो ड्रैग फोर्स का क्या होगा। सो अभी हमने सीखा, हमें भी पता है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास जो गाड़ी है, गाड़ी आगे मूव कर रही है और हवा रेस्ट पर होती है। मगर हम क्या करते हैं, हम रिलेटिव मोशन कंसिडर करते हैं, तो हवा जो है गाड़ी के रिस्पेक्ट में पीछे जाती है विद द सेम स्पीड। तो डायनेमिक प्रेशर आएगा, बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होगा और बाउंड्री लेयर सेपरेशन यानी कि वेक रीजन होगा। इन तीनों के कारण ड्रैग फोर्स आएगी। अगर हम फ्रंट का और बैक का इफेक्ट इग्नोर कर दें तो ड्रैग फोर्स को सिर्फ बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन की टर्म्स में लिख सकते हैं, ड्रैग कोफिशिएंट इनटू हाफ रो वी स्क्वायर यानी यू नॉट स्क्वायर। ये तो बन गया एवरेज शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया बन गया। अब वो कह रहे हैं अगर गाड़ी की स्पीड को डबल कर दें, यानी कि v को डबल कर दें, आपने गाड़ी की स्पीड को डबल किया, हवा की डेंसिटी तो सेम रहने वाली है, गाड़ी का एरिया सेम रहने वाला है, और ये लोग बोल रहे हैं ड्रैग कोफिशिएंट भी सेम ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि सारी टर्म सेम रहेंगी, और आपको पता है कि ड्रैग फोर्स जो है वो स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर स्पीड डबल हो जाएगी तो ड्रैग फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ब्यूटीफुल क्यों, क्योंकि बहुत एग्जाम्स में आएगा, और इसी क्वेश्चन को आप दोबारा से अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आप दोबारा से अलग तरीके से पूछ सकते हैं, ऐसे। फिर से आप पॉज बटन दबाएंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन जो है चेक करेंगे। ठीक है, अब आओ देखो, अब क्वेश्चन एक्चुअल में सेम है, बस फर्क पड़ता है कितना है, ये पावर कंजम्पशन का फर्क है। पावर कंजम्पशन आप कैसे लिखते हो, एफ डी इंटू वी लिखते हो, और एफ डी कैसे लिखते हो, सी डी हाफ रो वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इंटू वी, वी क्यूब बन जाएगा और साथ में एरिया भी आ जाएगा। ये पावर कंजम्पशन हो गया ना। तो पावर कंजम्पशन क्या है, स्पीड के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप स्पीड को डबल कर दोगे तो 2 का क्यूब यानी कि 8, तो पावर कंजम्पशन 8 टाइम्स हो जाएगा। तो पावर कंजम्पशन के लिए ऑप्शन आता 8 टाइम्स। तो ध्यान रखना है, ड्रैग फोर्स, अगर ड्रैग कोफिशिएंट कांस्टेंट हो, अगर ड्रैग कोफिशिएंट कांस्टेंट हो तो ड्रैग फोर्स v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है और पावर कंजम्पशन v क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है। मगर इसमें कंडीशन क्या है, ड्रैग कोफिशिएंट कांस्टेंट है, जो कि रियल में नहीं होता। ड्रैग कोफिशिएंट वेरिएबल होता है, स्पीड पे डिपेंड करता है। आई थिंक मेरे पीछे कुछ छुपा होगा, सो जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, छोटा सा चीज छुपा है, बाकी स्लाइड्स को भी चेक कर लेते हैं कि मैंने कुछ ऐसा गड़बड़ ना किया हो जो मेरे पीछे छुपा हो। हाँ, सो ये थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। एनीवेज, तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है गाइस। गेट का भी एक क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन गेट का देखते हैं। आप जो एई जेई वाले स्टूडेंट्स हैं उनको घबराना नहीं है, उनको ये नहीं सोचना है कि सर गेट के क्वेश्चन देते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आप लोगों के काम आएंगे। ठीक है,
तो मैकेनिकल का गेट 2019 का एक क्वेश्चन है। 1 मिनट रुको, यहाँ ना आंसर लिखा हुआ है, आपको आंसर डायरेक्टली पता लग जाएगा ऐसे। तो पहले मैं आंसर हटा देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन देता हूँ। पेपर में इस तरह से फोटोज नहीं आती हैं, ये मैंने आपको वैसे ही दे रख दिया है फोटो यहाँ पर, ठीक है। पेपर में फोटोज नहीं आएंगी, ये मैंने वैसे स्लाइड में लगा रखी हैं। तो पहले क्वेश्चन रीड कर लो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। फोटो मैंने ऐसी लगा रखी है, फोटो पे ध्यान मत देने बैठ जाना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पॉज बटन दबा सकते हैं और क्वेश्चन रीड आउट कर सकते हैं। मैं भी चेकआउट करता हूं। कहता है द एरोडायनेमिक ड्रैग ऑन अ स्पोर्ट्स कार डिपेंड्स अपॉन इट्स शेप। वो कह रहा है कि गाड़ी का शेप जो है वही हवा का एरोडायनेमिक्स डिसाइड करेगा, और हवा का एरोडायनेमिक्स यानी कि हवा का फ्लो, उसी पे ड्रैग फोर्स डिपेंड करेगी। तो बिल्कुल सही है, गाड़ी की शेप पे ड्रैग फोर्स डिपेंड करता है। वो कहता है द कार हैज अ ड्रैग कोफिशिएंट ऑफ 0.8। ये तो बहुत ज्यादा ड्रैग कोफिशिएंट है। विद विंडोज एंड रूफ ओपन। तो ये देखो, ये एक स्पोर्ट्स कार है। आई थिंक जो ओपन रूफ स्पोर्ट्स कार होती है उसको शायद कैब्रियोले कहते हैं, मतलब मैं श्योर नहीं हूं, मैं भूल गया हूं। पहले मुझे ये चीजें पता होती थी, अब मुझे याद नहीं है। तो आप देख सकते हो ये एक कैब्रियोले का फ्लो है, कैब्रियोले के अराउंड फ्लो है। और ये क्लोज्ड कार के अराउंड फ्लो है। क्लोज्ड कार के अराउंड फ्लो कितना स्मूथ है, पीछे की तरफ फ्लो कितना स्मूथ है। अगर कैब्रियोली के केस में देखो, यहाँ पे टर्बुलेंस जनरेट हो रही है ना। तो टर्बुलेंस का मतलब ज्यादा ड्रैग, यानी कि ज्यादा ड्रैग कोफिशिएंट एक तरह से। तो वो कह रहे हैं द कार हैज अ ड्रैग कोफिशिएंट ऑफ 0.8 विद विंडोज एंड रूफ ओपन। विद द विंडोज एंड रूफ क्लोज्ड। वहीं अगर हम विंडोज और रूफ को क्लोज कर दें तो ड्रैग कोफिशिएंट 0.1 हो जाएगा। वो कहता है द कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर पर आवर व्हेन द विंडोज एंड रूफ आर क्लोज्ड। वो कह रहे हैं अगर विंडोज और रूफ को क्लोज कर दें तो कार जो है 44 किलोमीटर पर आवर पे चलती है। आई थिंक वो दो कंडीशन मेंशन कर रहे हैं, तो मैं ऐसा पहले ही कर देता हूं। मैं एक काम करता हूं, पहले मैं एक कंडीशन मेंशन कर देता हूं, 1 का मतलब है जब विंडोज और डोर्स क्लोज्ड हैं। और वो कह रहा है जब विंडोज और डोर्स क्लोज्ड हैं तो स्पीड की वैल्यू है 44 किलोमीटर पर आवर और ड्रैग कोफिशिएंट की वैल्यू है 0.1। और मेरे ख्याल से उन्होंने ये भी बताया है कि जो सेकंड सिनेरियो है, जब विंडोज और डोर ओपन है तो ड्रैग कोफिशिएंट की वैल्यू 0.8 है, मगर स्पीड की कोई बात नहीं आई अभी तक। अब वो कह रहे हैं फॉर द सेम अमाउंट ऑफ पावर नीडेड टू ओवरकम द एरोडायनेमिक ड्रैग, द स्पीड ऑफ कार विद विंडोज एंड रूफ ओपन इज डैश किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब मेरे ख्याल से वो कहना चाहते हैं कि पहले केस में जो पावर कंजम्पशन होगी, अगर वही पावर कंजम्पशन सेकंड केस में भी हो रही है तो सेकंड केस में स्पीड की वैल्यू कितनी आ रही है, यही पूछ रहे हैं वो लोग। अभी हमने देखा हम पावर कंजम्पशन कैसे लिखते हैं। हम लोग पावर कंजम्पशन लिखते हैं ड्रैग फोर्स इनटू स्पीड लिखते हैं। और ड्रैग फोर्स इनटू स्पीड कैसा लिखते हैं, ड्रैग कोफिशिएंट इनटू हाफ रो वी स्क्वायर, ये इनटू एरिया। तो मेरे ख्याल से टोटल क्या बन जाएगा, हाफ रो वी स्क्वायर इंटू वी, यानी कि हाफ रो वी क्यूब इंटू एरिया बन जाएगा। तो अगर मैं मान लूं कि दोनों केसेस में प्रोजेक्टेड एरिया सेम है, क्योंकि प्रोजेक्टेड एरिया के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ, और ऑब्वियसली दोनों केसेस में हवा की डेंसिटी सेम होगी, तो मैं सीधा बोलूंगा कि पावर कंजम्पशन इज प्रोपोर्शनल टू ड्रैग कोफिशिएंट एंड स्पीड का क्यूब। पिछले क्वेश्चन में ड्रैग कोफिशिएंट एक कांस्टेंट था, इसलिए यहां ड्रैग कोफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं थी, मगर यहां पे ड्रैग कोफिशिएंट वेरिएबल है, देख रहे हो ना, ड्रैग कोफिशिएंट वेरिएबल है, इसलिए ड्रैग कोफिशिएंट लिखने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से आप बोलोगे कि सेकंड केस में पावर कंजम्पशन बाय पावर कंजम्पशन इन केस 1 is equal to drag coefficient in case 2 by drag coefficient in case 1 into speed in case 2 by speed in case 1 obviously cube। अब वो कह रहा है दोनों केसेस में पावर कंजम्पशन सेम है ना। तो V2 क्यूब क्या बन जाएगा, आई थिंक V2 क्यूब बन जाएगा CD1 बाय CD2 इंटू V1 क्यूब बन जाएगा। अब V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यूब रूट ले लोगे तो CD1 बाय CD2 का क्यूब रूट, CD1 बाय CD2 का क्यूब रूट इंटू V1। केस 1 का मतलब है जब विंडोज और डोर क्लोज्ड है, केस 2 का मतलब है जब विंडोज और डोर ओपन है। तो हमें केस 2 में स्पीड चाहिए, CD1 कितना है 0.1, CD2 कितना है 0.8।
और साथ में क्यूब रूट भी लेना है, तो 1/8 का क्यूब रूट 1/2 आएगा, और V1 कितना दे रखा है 44 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो 1/2 इंटू 44 यानी कि 22 किलोमीटर पर आवर विल बी द आंसर। आई थिंक सिंपल क्वेश्चन है और सभी को समझ आ गया। यस, ये क्वेश्चन AEJE एग्जाम के लिए भी अच्छा है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। फ्रैंकली स्पीकिंग, एज अ टीचर मैं ना गेट में एक्सपेक्ट करता हूं कि थोड़े से ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आने चाहिए, पर वही है, मतलब देखा जाए हम लोगों ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बनाया हुआ है कि हम गेट एग्जाम की तैयारी सिर्फ 6-7 महीनों में करते हैं, थ्रू आउट द बीटेक नहीं करते। इनफैक्ट मैंने भी बीटेक में खूब मस्ती मारी है, तो मैंने तो गेट की तैयारी बाद में की है। तो वैसे तो गेट एग्जाम में इससे अच्छे क्वेश्चन आने चाहिए, मगर एज ऑफ नाउ इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स में, वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए बढ़िया ही है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गेट एग्जाम से स्टूडेंट IITs में मास्टर्स और PhD करने चाहते हैं। जितना ज्यादा स्ट्रांग होंगे स्टूडेंट्स उतनी अच्छी रिसर्च भी करेंगे, है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि गेट एग्जाम को थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं पहले से अच्छी सी पढ़ाई करके रखें, और फिर जब मास्टर्स और PhD के लिए जाएं वो पहले से रेडी हों, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। एनीवेज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगेन AEJE, इसरो, DRDO, बार्क, PSUs, गेट एग्जाम सभी के लिए गुड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ लेमिनार बाउंड्री लेयर एक्सटेंडिंग ओवर द एंटायर फ्लैट प्लेट। तो अगेन आप क्या बोलोगे, आपके पास एक प्लेट है, इस प्लेट पे इस प्लेट को अगर फ्लूइड अप्रोच करेगा तो बाउंड्री लेयर बनेगा, और लेमिनार बाउंड्री लेयर कहने का मतलब यही था कि वो आप कह सकते हो ब्लेसियस सॉल्यूशन एप्लीकेबल है। वो कहता है द लोकल शेयर स्ट्रेस इक्वल्स द एवरेज शेयर स्ट्रेस। आपको याद होगा हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो हर पॉइंट पर एक शेयर स्ट्रेस लिखते हैं। तो मान लीजिए ये पॉइंट लीडिंग एज से x डिस्टेंस दूर है, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो इस पॉइंट का स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट लिख सकते हो। तो स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट फॉर अ पॉइंट जो लीडिंग एज से x डिस्टेंस दूर है, तो इसका स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना होता है 0.664 बाय अंडर रूट ऑफ REX होता है, याद है ना। और फिर हम क्या कर सकते हैं, इस स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट को अगर हम डायनेमिक प्रेशर ऑफ फ्री स्ट्रीम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वॉल शेयर स्ट्रेस आ जाता है इस पर्टिकुलर पॉइंट का। मगर हमें भी पता है कि जो वॉल शेयर स्ट्रेस है वो नॉन यूनिफॉर्म है, कहने का मतलब जो पॉइंट्स लीडिंग एज के पास हैं वहां पे वॉल शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, और जो पॉइंट्स ट्रेलिंग एज के पास हैं वहां वॉल शेयर स्ट्रेस नॉन यूनिफॉर्म मिनिमम होगा। सो सभी पॉइंट्स का वॉल शेयर स्ट्रेस डिफरेंट है, वॉल शेयर स्ट्रेस नॉन यूनिफॉर्म है। तो आप क्या करते हो, आप एवरेज वॉल शेयर स्ट्रेस निकालते हो, एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट निकालते हो। तो आपको याद होगा एवरेज फ्रिक्शन कोफिशिएंट यानी कि ड्रैग कोफिशिएंट 1.328 बाय अंडर रूट ऑफ REL के बराबर आता है, और इसी से आप एवरेज शेयर स्ट्रेस भी लिख सकते हो, वो 1.328 बाय अंडर रूट ऑफ REL यानी कि एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय डायनेमिक प्रेशर ऑफ फ्री स्ट्रीम, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन, आई थिंक मेरे पीछे कुछ छुप गया होगा, तो ज्यादा हाइड नहीं हुआ था, बट फिर भी हम ना एक काम करते हैं, क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। अब वो क्या कह रहा है, द लोकल शेयर स्ट्रेस इक्वल्स द एवरेज शेयर स्ट्रेस एट x बाय l इक्वल टू। वो कह रहा है कौन सा पॉइंट ऐसा होगा, कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जिसका लोकल शेयर स्ट्रेस, जिसका खुद का शेयर स्ट्रेस प्लेट के एवरेज शेयर स्ट्रेस के बराबर है। तो जैसे जैसे मान लीजिए 4 बच्चों की क्लास है, 3 बच्चों की क्लास है, 3 बच्चों की क्लास है, ठीक है। तो मेरे जो अभी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अभी जो एट प्रेजेंट सुबह बैच चल रहा है उसमें एक तो धर्मेंद्र है, अजीत है और यासिर है, ठीक है। तो धर्मेंद्र के पास है मान लो 30 टॉफीज, और क्या कहते हैं इसके पास अजीत के पास है 20 और यासिर के पास है 10। ये मत बोलना यार एक को ज्यादा दे दिया दूसरे को कम, ठीक है, ऐसे ही रैंडमली नंबर अलॉट कर दिए। अब जब आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज कितना आएगा 20 आएगा। तो अजीत वो स्टूडेंट है जिसका खुद का टॉफी वैल्यू एवरेज टॉफी वैल्यू के बराबर है। उसी तरह कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जिसका खुद का शेयर स्ट्रेस एवरेज शेयर स्ट्रेस के बराबर होगा, उसी पॉइंट के लिए x बाय l लिख रहे हैं।
तो कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जिसका खुद का शेयर स्ट्रेस यानी टाउ डब्ल्यू एक्स एवरेज शेयर स्ट्रेस यानी टाउ डब्ल्यू बार के बराबर होगा। टाउ डब्ल्यू एक्स कैसे लिखेंगे? 0.664 बाय रूट आर ई एक्स लिखेंगे, मगर आर ई एक्स बोले तो रो यू नॉट एक्स बाय म्यू। ये तो हो गया स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू हाफ रो यू नॉट स्क्वायर, राइट। और राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे? सी डी लिखेंगे, यानी कि 1.328 बाय अंडर रूट ऑफ आर ई एल लिखेंगे। ट्रेलिंग एज का रेनॉल्ड्स नंबर लिखेंगे, रो यू नॉट एल बाय म्यू लिखेंगे, इनटू हाफ रो यू नॉट स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो हाफ रो यू नॉट स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, रो यू नॉट और म्यू कैंसल आउट हो गया, और 0.664 1.328 ये तो 2 होता है, तो 1 बाय रूट एक्स इज इक्वल टू 2 बाय रूट एल आ गया। तो अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 4 बाय एल, या फिर मैं कह सकता हूं उस पॉइंट के लिए जहां लोकल शेयर स्ट्रेस एवरेज शेयर स्ट्रेस के बराबर है, तो x बाय एल इज इक्वल टू 1 बाय 4 आएगा, यानी कि 0.25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली उस पॉइंट का डिस्टेंस x अपॉन द लेंथ ऑफ द प्लेट l दैट इज 1 बाय 4 0.25। तो आई थिंक मैंने 20 मिनट से काफी ऊपर क्रॉस कर दिया है, कोई बात नहीं। अभी मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, और मेरे ख्याल से अभी के लिए AEJE के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए सफिशिएंट क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जिसको हम सॉल्व करेंगे। आप लोग ट्राई करके देखो और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करो। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, जो स्टूडेंट्स AEJE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सिर्फ, या PSUs के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बस एक वीडियो और देखना है, तो उनके बाउंड्री लेयर के बेसिक क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे? बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन इन अ पाइप देखेंगे। और जो गेट और ESC के स्टूडेंट्स हैं, या IITs में एमटेक और PhD के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं अल्टीमेटली, या फिर इसरो DRDO बार्क में जाना चाहते हैं, तो उनको अच्छे अच्छे इंटरव्यू भी देने पड़ेंगे, तो वो तो सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो एक और वीडियो रहेगा मेरा ऑल एग्जाम से रिलेटेड, और उसके बाद गेट एग्जाम के स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे, इसके साथ एक आध क्वेश्चन और देख लेंगे, तो AEJE एग्जाम के लिए सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर बेसिक्स ऑफ बाउंड्री लेयर। उसके अलावा भी बाउंड्री लेयर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम बाद में देखेंगे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होती है, मोमेंटम थिकनेस क्या होती है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीजें आएंगी जो हम बाद में देखेंगे। एनीवेज, थैंक यू फॉर द सेशन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो डू लेट मी नो, मैंने कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की हो तो डू लेट मी नो, और सेशन पसंद आ रहा है तो मुझे तो बताओ, और साथ में यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।